ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में करीब 3 घंटे का धरना दिया। चुनाव आयोग के फैसले का विरोध करने के लिए ममता ने धरना पॉलिटिक्स का सहारा लिया। सवाल यही है कि क्या ममता का यह धरना सियासी गेम प्लान का हिस्सा है? धरने से वो क्या संदेश देना चाहती हैं और क्या ममता धरने के जरिए सहानुभूति कार्ड खेल रही हैं? इन तमाम सवालों पर एक बड़े पैनल के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन देख लेते हैं बंगाल चुनाव में आज दिन भर क्या कुछ हुआ। कहते हैं 100 लफ्जों पर भारी होती है एक अदद तस्वीर। कुछ ऐसी ही तस्वीर आज कोलकाता में दिखाई दी है, जिसने बंगाल के चुनावी समर में एक हलचल मचा दी है। कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास ममता बनर्जी की पेंटिंग बनाने वाली ये तस्वीर सियासत की जमीन पर गहरे मायने रखती है। धर्म के आधार पर वोट मांगने और केंद्रीय बलों पर विवादित बयानबाजी से नाराज चुनाव आयोग ने ममता पर 24 घंटे के प्रचार पर बैन लगाया तो ममता ने महाप्रचार का नया रास्ता ढूंढ निकाला। ममता को जनता तक अपनी बात पहुंचानी थी, फिर धरने के मास्टर स्ट्रोक से बड़ा हथियार भला और कौन सा हो सकता था। ममता ने इस सजा को भी भुनाया और बैठ गई धरने पर। चुनाव कमीशन का निर्णय न मानते हुए और आस्था में उतर कर आंदोलन कर रही है, जो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ आंदोलन कर रही है, जो संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ आंदोलन की है। मुझे लगता नहीं कि वो इस प्रकार कानून मानेंगे। एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार शोभा नहीं देता है। बीजेपी को ममता के धरने पर भले ऐतराज हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ममता की इस धरना पॉलिटिक्स के पीछे के नफे नुकसान का समीकरण क्या है। चार दौर के चुनाव के बाद बीजेपी बंगाल में कम से कम प्रचार के मोर्चे पर तो बाजी मारती नजर आ रही है। मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा तक बीजेपी के स्टार प्रचारक धूम मचा रहे हैं, जबकि ममता टीएमसी की इकलौती प्रचारक हैं जिन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। ऐसे में सवाल यही है कि 24 घंटे का बैन लगने के बाद ममता क्या लोगों को ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक महिला होकर बीजेपी से अकेले लड़ रही हैं? क्या चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ धरना देकर वो जनता को ये मैसेज दे रही हैं कि बीजेपी उनके खिलाफ केंद्र की सभी ताकतों का इस्तेमाल कर रही है? आज भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है, ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। क्योंकि आप लोग इलेक्शन में हम लोग को हरा सकते नहीं हरा सकते हो, उसलिए क्या करते हो? बैन करते हो। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि ममता पूरे प्रचार के दौरान सहानुभूति की तलाश करती नजर आई हैं। चाहे वो उनके पैर में चोट लगने के बाद व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो या प्रचार करना हो, या फिर सुरक्षा बलों पर इल्जाम लगाकर अपने समर्थकों को वोट देने से रोकने की बात, ममता बनर्जी ने अब तक खुद को पीड़ित दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। कि इस चुनाव में, अगर पूरे चुनाव में आप देखें तो चिक चिक किच किच, इसके अलावा उन्होंने आज तक अपने शासनकाल के, अपने सरकार के समय के हिसाब किताब को लोगों को देने में वो झिझकती रही और नहीं दिया। तो इसलिए किच किच और चिक चिक का टाइम खत्म हो गया। अब करना कुछ नहीं है, धरना तो अभी करना ही पड़ेगा, उनको धरना रहेगा सब कुछ। ममता के प्रचार पर बैन आज रात 8 बजे खत्म हो जाएगा, जिसके बाद वो 2 रैलियों को संबोधित भी करेंगी। ये बात भी सही है कि ममता की रैलियों को अब तक मीडिया में इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही थी। तो क्या धरना पॉलिटिक्स ममता का गेम प्लान है? क्या धरने के बहाने ममता का मकसद सियासत चमकाना है? आज बैटल ऑफ बंगाल में इन्हीं मुद्दों पर होगी चर्चा। टीम न्यूज नेशन। तो क्या सहानुभूति कार्ड से ममता को वोट मिलेंगे? क्या विक्टिम कार्ड से ममता को वोट मिलेंगे? इसी पर बहस करेंगे और यह भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कॉर्पोरेट बमिंग प्रचार आखिर कहां तक पहुंचा और उस पर टीएमसी और बीजेपी के नेता और हमारे विश्लेषक क्या सोचते हैं। सीधे चलते हैं हमारे पैनल के पास। मेरे साथ एनके सिंह साहब जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से जुड़े हैं। सुबीर भौमिक साहब जुड़े हैं, कोलकाता से जुड़े हैं, वो भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जलपाईगुड़ी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ विजय मिश्रा जी स्पोक्स पर्सन टीएमसी के हैं और मेरे साथ डॉक्टर निखिल प्रसून बीजेपी के नेता हैं, वो मेरे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विजय मिश्रा जी, आपसे जानना चाहता हूं, क्या सहानुभूति कार्ड खेलकर वोट मिल जाएगा? चाहे पांव में चोट लगना हो, चाहे सीआरपीएफ और सीआईएसएफ पर हमला करके केंद्र पर हमला करना हो, अब चुनाव आयोग का बैन, सभी शक्तियां ममता बनर्जी के खिलाफ है, वो अकेली लड़ रही हैं। क्या इस सहानुभूति कार्ड से वोट मिल जाएगा ममता जी को? दीपक जी नमस्कार। पहले तो मैं आपको और आप
अपने इस पैनल में बैठे तमाम सभी लोगों को और आपके माध्यम से मैं नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। और जहां तक जो सिंपैथी की बात है, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने बंगाल में हम लोगों ने काम किया है और सिंपैथी की बात नहीं है। बात क्या होता है कि देखिए, कहीं कहीं अगर कुछ जो है नियम किसी एक के लिए है और किसी एक के लिए नियम नहीं है, नियम अगर कहीं टूटता है या कोई भी बात, जो चुनाव, हर जगह का चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पे होना चाहिए कि कौन सी सरकार थी, सरकार ने क्या क्या वादे किए थे, उन वादों को सरकार ने पूरा किया कि नहीं। और जो दिल्ली में सरकार है, दूसरी सरकार, जो अपनी नई सरकार, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, उनको भी जो है उनकी अगर कहीं और उनकी जो दिल्ली में सरकार है, उन्होंने क्या क्या किया बंगाल के लिए, इसको लेकर के ही चुनाव होना चाहिए। और हम लोगों ने बंगाल के लिए काम किया है, ये सभी जानते हैं, यहाँ की जनता भी जानती है, गण देवता भी जानते हैं, मतदाता जानते हैं, सभी जानते हैं। और कहीं न कहीं जो है भाजपा का यह हमेशा टारगेट, लक्ष्य रहा है कि इसको जो है मुद्दे से भटकाना है, मुद्दे से कहीं और ले जाना है। क्योंकि इन लोगों ने 7 वर्ष में पूरे देश में बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई से लेकर के तमाम जितने भी सरकारी संस्थान हैं, इन लोगों ने बेचने के सिवा बंगाल के लिए कुछ किया नहीं। नहीं, लेकिन विजय मिश्रा जी, सवाल ये, एजेंडा किसने बदला? पहले पांव की चोट, उसके बाद केंद्रीय बल वोट नहीं देने दे रहे हैं, फिर केंद्रीय बलों का घेराव करो, फिर मुसलमानों को कहना कि भाई एकजुट होकर वोट दो, ओवैसी के चक्कर में मत पड़ो, फुरफुरा शरीफ के चक्कर में मत पड़ो। ये तो ममता दीदी का एजेंडा था। फिर अगर जब आप विकास की बात कर रहे हैं तो विकास की सीधी बात करनी थी ना, फिर ये तमाम विक्टिम कार्ड खेलना ही नहीं था आपको। हम लोगों ने विकास किया है दीपक जी, किया है तो बोलिए ना, दिक्कत क्या है? दिख रहा है, विकास दिख रहा है। आप जब जाएंगे, आज से 10 वर्ष पहले बंगाल क्या था, आज बंगाल क्या है। और वही नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी का शासन है, मेरा यूपी, बिहार, झारखंड और कई राज्यों में मेरा आना जाना है, मैं जानता हूं कि बंगाल और जहां बीजेपी के शासित राज्य हैं, वहां और यहाँ में कितना अंतर है। विजय मिश्रा जी, चलिए, आप मानते हैं विकास का एजेंडा होना चाहिए, मैं भी मानता हूं विकास का एजेंडा होना चाहिए, पर सवाल है एजेंडे से कौन भटका रहा है? क्या एजेंडे से ममता बनर्जी भटका रही है, डॉक्टर निखिल प्रसून, बार बार विक्टिम कार्ड खेल के? भारत की महान जनता जो पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक थिएटर है, उसे बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गौर से देख रही है, सुन रही है। देखिए, विकास की राजनीति के पुरोधा तो आदरणीय मोदी जी हैं, जिन्होंने विकास की बदौलत ही 2014 में सत्ता पाई थी और उसके बाद 125 से ज्यादा कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने जनता का आशीर्वाद बारंबार पाया है और 2019 में भी उसे पुनः जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था। देखिए, जिस तरह से एक तरह से राजनीतिक तुष्टीकरण की राजनीति को अपना आधार बना के मुख्यमंत्री महोदया ने अपनी राजनीति चमकाने की चेष्टा की, वो अब जो है उनके लिए जी का जंजाल बनते जा रहा है। एक तरफ वो अल्पसंख्यक मतों के विभाजन को रोकने का एक प्रयास कर रही हैं, जो कि एक सांप्रदायिकतावाद से भरा उनका वक्तव्य आया। दूसरी तरफ वो बहुसंख्यक मतों को लेकर के इतनी आतंकित है कि ये उनके पहुंच से, उनकी मुट्ठी से खिसकता जा रहा है। तो तृणमूल का जो कन्वेंशनल वोट बैंक था, क्योंकि आज से 10 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं थी, तो जो बहुसंख्यक वोट है वो भी तृणमूल को जाता था, अब वो उनसे खिसकने लगा है। इसलिए उनको अपनी राजनीतिक रणनीति को ठीक से दिशा नहीं दे पा रही है। इसलिए उलझुल वक्तव्य देना, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करना, लोगों को भड़काना, लोगों को आंदोलित करना, हिंसा के लिए प्रेरित करना, जिसकी वजह से जो 4 जाने गई और हमारे एक कार्यकर्ता आनंद बर्मन की मृत्यु हो गई, जिसका हमें बेहद अफसोस है। और बिहार से आए हुए एक जाबाज जो हमारे इंस्पेक्टर थे, उन्होंने हॉट परस्यूट में जो पश्चिम बंगाल में आए, उन्हें भी लोगों मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा, जो कि पूर्णिया के रहने वाले थे। तो ये पश्चिम बंगाल की जो उत्तरोत्तर जो स्थिति है सामाजिक, वो जो अधोगति की तरफ जा रही है, उसी को इंगित करता है। इस तरह ये विकास की राजनीति नहीं, ये विनाश की राजनीति का सूचक है। और विकास की राजनीति का सूत्रपात मोदी जी ने किया था, जो कि सारी केंद्रीय योजनाओं को अटकाने का प्रयास यहाँ की सरकार ने किया, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों को नुकसान हुआ, युवा बेरोजगार होकर के ठीक है, हमारे जो
दूसरे राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें मजदूर के रूप में कार्य करने को विवश है, लेकिन उन्हें आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है। ठीक है, मैं सीधे विजय मिश्रा जी के पास चलता हूं। विजय मिश्रा जी, मुझे एक सवाल का दो टूक जवाब देना, और मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, जब आपने इतना विकास किया है 10 साल में, जब बंगाल की तस्वीर बदल गई है, तो फिर आपके मन में डर किस बात का है? क्यों बार बार कंफ्यूज बयान दिए जाते हैं ममता बनर्जी की तरफ से, और क्यों हमेशा आप खुद को विक्टिम बताने की कोशिश की जाती है कि बीजेपी मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है? फिर तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना, अगर उनका वोट बैंक उनके साथ है तो। हम लोग फुल्ली कॉन्फिडेंट है, और जो अपने बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, मैं उनसे, बंगाल ही एक ऐसा राज्य है कि जहां की राज्य सरकार 6,000 रुपया प्रति वर्ष किसानों को देती है और 2 लाख रुपए तक का उनका बीमा है। बंगाल ही एक ऐसा राज्य है कि जहां 1,000 रुपया विधवा भाता, वृद्धा भाता, विकलांग भत्ता है। बंगाल ही एक ऐसा राज्य है कि जहां 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की कन्या बच्चियों की शादी के लिए 25,000 रुपया सरकार देती है, और निःशुल्क राशन की व्यवस्था बंगाल में है 9.5 करोड़ लोगों के लिए, और सभी के लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड है। जहां तक वो स्कीम की बात करते हैं किसानों की, हमारी सरकार ने दिसंबर के पहले हम लोगों ने बैंक डिटेल किसानों का हमारी सरकार ने दे दी है, लेकिन बंगाल को इन्होंने 50,000 करोड़ से ज्यादा जो बंगाल का पैसा है, जो पावना है, वो पैसा नहीं दे रहा है। गरीब कल्याण योजना से इन्होंने बंगाल को बात दे दिया, और ये बंगाल के विकास की बात करते हैं। ये यहाँ जो है हम लोगों ने काम किया है, यहाँ की जनता अब तय कर चुकी है, और मैं जो है ठीक है, डॉक्टर निखिल प्रसून के पास चलते हैं। डॉक्टर निखिल प्रसून, काम किया इन्होंने और ये कह रहे हैं तो कॉन्फिडेंस से जीतने वाले हैं। अरे तो देखिए, जो केंद्र सरकार जब खुद से पैसे देने के लिए तैयार है, आयुष्मान भारत योजना में, किसान सम्मान निधि में, आप भी दे देते हो, केंद्र सरकार का भी ले लेते। जब केंद्र सरकार आयुष्मान भारत में 60% देने के लिए तैयार है, तो जिस योजना के माध्यम से आप स्वास्थ्य साथी कर रहे हैं, हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस दे सकते थे। किस तरह का विकास? आज स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर के किसी चीज का, आपने कहा कि कोरोना की चिकित्सा फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी नहीं हो रही है। आपने जो किसानों को पैसा दिया, उसमें सरकार का पैसा मिला करके दे दिया जाता, और केवल एक चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी महोदया ने, उन्होंने कोई किसानों का अकाउंट नंबर नहीं सौंपा है। इसलिए विकास के खोखले दावे हैं। अगर ऐसा रहता, यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग परियायी श्रमिक बनकर के दूसरे राज्यों में वो लोग कार्य करने को बाध्य नहीं होते। आज देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे नीचे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो है 52 इसका रैंक है 100 में। आज देखिए, ये जो कंट्रीब्यूशन है जो एमएसएमई का, वो 6% है। पहले इंडस्ट्रियल ग्रोथ में 26% का योगदान हुआ करता था पश्चिम बंगाल का, आज 3% से भी कम है। नीति आयोग की जो स्वास्थ्य रिपोर्ट है उसमें 11वें स्थान पे है। तो सीधे मैं चलता हूं धीरेन्द्र पुंडीर के पास। धीरेन्द्र, क्या आपको लगता है ममता बनर्जी अपने लिए सहानुभूति जुटा पा रही हैं ग्राउंड जीरो पर ये सब करके? देखिए, लगातार दीपक जी एक इग्निशन की तलाश वो लगातार कर रही हैं। उनके तमाम कामों को वो कितना बता पा रही हैं उसका तो अलग एक आंकड़ा है, लेकिन जितना वो कोशिश ये कर रही हैं कि किसी भी तरह से कोई एक ऐसा इग्निशन पॉइंट उनको मिले जिससे वो एक सहानुभूति को हासिल कर सके उस राज्य के वोटर्स को, जो कि उनके साथ कभी पीछे उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा था। अब उनको लगता है कि एक एक अलग अलग कदम आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो जानबूझकर कुछ इस तरह की उनके बयान, उनकी तमाम चीज़ें, और उस चोट को जिस पर हम लोग भी साथ में थे, बिरुलिया बाजार की उस घटना को जिस तरह उन्होंने दुष्कृति करार दिया, जैसे वहाँ तक आते हुए, और उसके बाद फिर सुरक्षा बलों पर एक के बाद एक आप देखेंगे। पहले प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने गोल पोस्ट बदला, उन्होंने अमित शाह को, जो गृह मंत्री अमित शाह को रखा, फिर टारगेट वापस किया। यानी अगर आप फिर इलेक्शन कमीशन और तमाम चीज़ें एक के बाद एक अगर आप देखेंगे तो बांग्ला प्राइड से लेकर उन्होंने कोशिश की बहिरागत। आप ये देखिए कि एक एक अगर आप इसको क्रम से रखते चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो कोई एक ऐसा जैकपॉट ढूंढ रही है जिससे कि उनको ये कहने में आसानी मिल सके कि उनके खिलाफ जो है तमाम लोग लगे हुए हैं, और पूरा ये बंगाल का एक प्राइड है। यानी जितने बाहर के लोग हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और उस बात के लिए वो लगातार एक्सपेरिमेंट की तरह गुजर रही हैं। हालांकि किसी सीनियर जिस तरह से
उन्होंने 10 साल तक सत्ता पर काम किया और एक 34 साल के वाम मोर्चे के शासन को उखाड़ा था, ऐसा नहीं लगता कि उनको इस तरह की स्ट्रेटजी उनकी अब इस समय दिख रही हो। मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा उनको कोई सहानुभूति, इस तरह का कोई फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह का वोट यहाँ वोटर्स होता है, वो डिवाइड जिस तरह से होता है दीपक जी, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज उस समय आने की कोई गुंजाइश नहीं रहती जब वोट पड़ रहे होते हैं। तो ममता बनर्जी ये कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इससे उनके कोर वोटर्स के अलावा कोई दूसरी तरफ गया हुआ है। जो फ्रिंज वोटर है, जो स्विंग वोटर है, जो पूरे चुनाव की दिशा बदलता है, उस पर भी कोई बहुत बड़ा इस घटना से कोई फर्क पड़ रहा हो, मुझे नहीं लगता, सिवाय इसके 24 घंटे को जो इस घटना से उनका हुआ है उससे। जी हाँ, कंक्लूड कर दीजिए, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, धीरे सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जिस तरह से उन्होंने 24 घंटे में उनका समय रुका है, वो अकेली पार्टी की स्टार प्रचारक हैं। दूसरी तरफ कारपेट कैंपेनिंग है, उनके पास प्रधानमंत्री मोदी की दी गई लाइन को फिलअप करने का एक पूरा उनके पास मैनेजमेंट है। उधर दूसरी ओर वही अकेली हैं जिनको खड़ा भी करना है, जिनको अपने वोटर्स को भी आंदोलित करना है और उसको वोट तक लाने के लिए जो मैनेजमेंट होता है उसको भी। क्या सहानुभूति काम करेगी, या लोग ये सोचने लगे बंगाल का कि ममता बनर्जी तो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलती है? क्या लगता है सुबीर साहब को? देखिए, अकेला लड़ने का जहां तक सवाल है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का आज जिस तरह से बीजेपी का एक संगठन है और मोबिलाइजेशन है, कम्युनिस्ट लोगों का कुछ कम नहीं था दीपक। हम लोग 30 साल कम्युनिस्ट शासन देखे हैं और उनका जो कैडर ऑर्गेनाइजेशन था, बीजेपी का तो एक वीकनेस है कि यहाँ उनके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हार्डकोर आरएसएस लोग हैं, कुछ तृणमूल से गए हुए हैं, कुछ लेफ्ट के लोग हैं। एक मिलावट खिचड़ी वाला हिसाब है संगठन में, जिसको कि ऊपर से डिसिप्लिन किया जा रहा है। बट कम्युनिस्ट लोगों का तो नीचे से उठा हुआ एक तगड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, उसके खिलाफ भी ममता बनर्जी आज जिस तरह से लड़ रहे हैं, यही तरीका उनका लड़ने का रहा है। हाईली पर्सनलाइज्ड, हाईली फोकस्ड। वो जो बोल रहे हैं एक चीज बोले ही जा रहे हैं। इसमें उनके साथ मैं बीजेपी का भी एक जो है कंपेयर कर सकता हूं कि बीजेपी भी जो बोलता है, ध्रुवीकरण का पॉलिटिक्स कर रहा है, मुस्लिम तुष्टिकरण, एक ही स्टाइल से बोले जा रहे हैं। ममता भी उसी स्टाइल से बोले जा रहे हैं। एक चीज मैं दीपक आपको बताऊं कि ये दोनों जो है फॉर्मेशन, ये लोकप्रियतावाद या पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स में इनका भरोसा है और यहाँ मनमोहन सिंह जैसा पॉलिटिशियन का कोई जगह नहीं है। और ये जो पॉलिटिक्स है, इसमें मोदी अमित शाह जिस तरह से कर रहे हैं, उनका टक्कर ममता बनर्जी ही देने के लिए काबिल है। ये जो लोकप्रियतावाद वाला पॉलिटिक्स है ना, इसमें असली मुद्दा जो है वो गायब हो जाता है। इसमें शोर शराबा, हमला और तीखी बात जो करता है वही आगे चलता है। ठीक है, ममता की स्ट्रैटेजी रही है। सुबीर साहब, समझ गया आपकी बात को। ममता की स्ट्रैटेजी रही है कि बिल्कुल हमला कर दो, अब सामने वालों को जवाब देने को मजबूर कर दो, सामने वाले को की क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल खराब कर दो। लेकिन क्या बीजेपी के लिए एनके सिंह सर इस बार वो कर पा रही है बात? देखिए दीपक, थोड़ा सा बड़ा अच्छा सुबीर दादा ने बताया और सुबीर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये फिनोमेनन आप याद कीजिए, जयप्रकाश आंदोलन से निकला और जो सोशल जस्टिस फोर्सेस थी उन्होंने इसको काफी भुनाया, इंस्टीट्यूशंस डिमोलिश करना, उसके खिलाफ धरना करना। और टेलीविजन जब आ गया तो ऑप्टिक्स वैल्यू बहुत बढ़ गई। आज आप ममता को देखिए, सुबह से दिखा रहे हैं ना, तो और क्या चाहिए? एक भाषण में आप दिखाते, कम दिखाते, लेकिन यहां तो दिन भर दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल सुबीर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि ऑप्टिकल वैल्यू है इसकी और ऑप्टिक्स बहुत अच्छा है और ममता प्रोडक्ट ही इसी की है। फिर बीजेपी अगर रिफाइंड सटल सिंबोलिज्म की रिलीजन सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स करे तो वो गलत नहीं है, ममता करे तो गलत है। ये लॉजिक थोड़ा सा फैलेसियस है। मुझे लगता है कि बीजेपी भी वही करती है जो ममता काउंटर कर रही। हाँ, उसका थोड़ा रिफाइंड होता है और ममता उसका क्रूड फॉर्म लेती है। ममता प्रोडक्ट ही इसी की है। कम्युनिस्ट रेजिम के खिलाफ धरने की प्रोडक्ट है वो। अरविंद केजरीवाल भी उसी के प्रोडक्ट है। जिस दिन वो लोग ये छोड़ देंगे उस दिन ये खत्म हो जाएंगे। इसलिए ममता बनर्जी हर इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश करेंगी। हर इंस्टीट्यूशन के बाद जब प्रतिकार होगा तो धरने पर बैठ जाएंगी। ये एक पॉलिटिक्स का एक फॉर्मेट है जिसको अप्लाई कर रही हैं।
लेकिन क्या ये उनको वोट दिलवा पाएगा? माना ये ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स है, पुरानी पॉलिटिक्स है, इसी के चलते ममता बनर्जी बनी है, लेकिन क्या ये इनको वोट दिलवा पाएगा? ब्रेक के बाद समझते हैं। तो बैटल ऑफ बंगाल की हम बात कर रहे हैं। आज ममता बनर्जी ईसी के निर्णय के खिलाफ धरने पर बैठी। धरना पॉलिटिक्स ममता बनर्जी का सबसे बड़ा हथियार है। क्या ईसी के उनके 24 घंटे के प्रचार रोक देने के निर्णय को वो विक्टिम कार्ड खेलकर अपने पक्ष में भुना पाएंगी? क्या धरना पॉलिटिक्स ममता का गेम प्लान है? ईसी की सजा को क्या भुना रही है ममता? ये भी आज का सवाल है। ईसी धरना मकसद सियासत चमकाना है, धरना बहाना है, मकसद सियासत चमकाना है, इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। एनके सिंह साहब हैं, सुबीर भौमिक साहब हैं, डॉक्टर निखिल प्रसून बीजेपी से हैं, विजय मिश्रा टीएमसी से हैं, और मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जलपाईगुड़ी से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, बहुत संक्षेप में मैं आप तीनों से जवाब चाहूंगा, जो मेरे तीनों एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। धीरेन्द्र, क्या आपको लगता है ममता की ये ममता ब्रांड पॉलिटिक्स है धरने वाली, या फिर लोगों पर अटैक करने वाली, आक्रमण करने वाली? आप ग्राउंड पर हैं, क्या आपको लगता है इससे ममता वोट ले पाएंगी? ये अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं मेरे असेसमेंट के हिसाब से कह सकता हूं इससे ममता को कोई बहुत मदद नहीं मिल सकती। और दीदी जो है इससे वोटर्स का अपनी तरफ जो वोटर्स स्विंग वोटर है या दूसरी पार्टी है उसमें से एक भी वोटर मुझे उम्मीद नहीं कि कोई इस वजह से कोई शिफ्ट करेगा। मेरा यही मानना है दीपक जी। ठीक है, सुबीर दा, आपको क्या लगता है? देखिए, हम धीरेन्द्र से सहमत हैं कि जिसने जो फैसला कर लिया है वो उसी को वोट देगा। अब वो किस साइड में है, अगर दीदी का काम वो देखेंगे, जो गांव में है, ये सब जो काम है, इन्होंने इनके जो स्कीम्स हैं, जिसको ये अच्छा लगा होगा उनको वोट देंगे, और जिसको ये अच्छा नहीं लगा होगा, कट मनी वगैरह के शिकार हुए हैं, वो इसको नहीं देंगे। और इसलिए ये सब जो हो रहा है ना अभी ये सब जो ऑप्टिक्स वाली बात जो एनके सिंह साहब कह रहे हैं, कि ऑप्टिक्स से मैं धीरेन्द्र से सहमत हूं कि बहुत इधर उधर होने वाला नहीं है। बट एक चीज जरूर है, ये पुलिस फायरिंग के चलते जो ध्रुवीकरण ये और भी बढ़ गया है, और खास तौर से जो मुस्लिम वोट जो है, हमको लग रहा है ये कि जो 2-3 जगह बढ़ सकता था, ये शायद पूरा तृणमूल खींचने में सक्षम होगा। क्यों? लेकिन अगर ऐसा पोलराइजेशन होता है और उसका काउंटर पोलराइजेशन हुआ तो उससे तृणमूल को ही नुकसान होगा, ये भी एक फैक्ट है। सीधे इनके सिंह साहब के पास चलता हूं। सर, आपको क्या लगता है, वोट मिलेंगे ममता बनर्जी को, या ममता बनर्जी यहां पर अपनी पुरानी पॉलिटिक्स के चलते ही नुकसान पा रही हैं? बड़ा ये लास्ट वाला जो आपने पोर्शन कहा है, दरअसल ये है कि ममता अगर ये ना करती तो उनके वोट घटते। ममता का जो वोट बेस वोट है वो इसी पॉलिटिक्स का प्रोडक्ट है। जो आप बेस ममता का देख रहे हैं, 2 इलेक्शन वो जीती हैं, और वो भी मोदी के बरक्स जीती हैं, बीजेपी के बरक्स जीती हैं 2016 में। तो वो सिर्फ इसलिए जीती हैं कि वो बेस वोट ममता का इसी ब्रांड की पॉलिटिक्स से है। आज अगर वो चुपचाप इलेक्शन कमीशन के इस ऑर्डर को फॉलो करके 24 घंटे चुपचाप बैठ जाती, जैसा उन्होंने नंदीग्राम में किया था, तो ममता के वोट घट जाते। तो बढ़ेंगे नहीं, ये इशू नहीं है। ममता की अपनी पॉलिटिक्स जो है, कोर पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स ऑफ सिंबोलिज्म, वो भी क्रूड सिंबोलिज्म, अगर उससे वो नीचे आ जाएंगी तो उनको नुकसान होगा। लिहाजा ममता को ये करते रहना है, हर इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश करना है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कितना भी रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन हो। ये ममता के ब्रांड की पॉलिटिक्स है, और इसका पेमेंट ये पे करता है। बेस वोट जो आपके होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। आप ये ना करेंगे, और आप अगर बीजेपी ब्रांड की पॉलिटिक्स करेंगे, कांग्रेस ब्रांड की, तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। सुबीर साहब, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा, क्या पिछले 2019 से लेके 2021 तक, वजह से आई है 2019 से लेके 2021 तक, अगर हम 2016 के चुनाव देखें, तब भारतीय जनता पार्टी एक वायबल अल्टरनेटिव नहीं था, कांग्रेस और लेफ्ट भी एक वायबल अल्टरनेटिव नहीं था ममता बनर्जी के सामने। लेकिन कम से कम इन चुनाव में बीजेपी ने अपने को एक वायबल अल्टरनेटिव के तौर पर कि अगर ममता गई तो हम यहां पर खड़े हुए हैं, अपने को स्थापित कर लिया है। बिल्कुल किया है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसको बीजेपी ने बड़ा सिस्टमेटिकली किया है। 5 साल में जो आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड हुआ है बंगाल में, ये एक फिनोमिनल ग्रोथ है। इसका जिक्र मोहन भगवत साहब करके गए थे, और उन्होंने ये किया है। और दूसरी तरफ बीजेपी
एक ऐसा जो 2016 में वो कुछ जगह थे, नॉर्थ बंगाल में उनका एक दबदबा था, वो ग्रेटर कोच बिहार मूवमेंट को एक्सप्लॉइट उन्होंने किया और वहां राजवंशियों में एक जगह बनाया। जो झारखंडी टाइप के ट्राइबल्स हैं, संताल, मुंडा, ओड़म, या बीजेपी के जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के, इन लोगों ने इनरोड्स जरूर किया था। बट ये जो पूरे स्टेट में फैलने का जो हिसाब है, और ये दो तरह से हुआ है। एक तरफ आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन जो बीजेपी का ऑर्गेनिक ग्रोथ है, दूसरे तरफ तृणमूल से, दूसरे पार्टी से लोग लाकर ये डबल फॉर्मूला लेकर बीजेपी आज जहां खड़ा है, इसका दो वजह है। एक आरएसएस का ऑर्गेनिक ग्रोथ जो नीचे से उनका अपना आइडियोलॉजी को लेकर, दूसरे तरफ जो नाराजगी है तृणमूल में उसको एक्सप्लॉइट करो, वहां से लोग लाओ। यही फॉर्मूला उन्होंने असम में भी अपनाया, बीजेपी ने त्रिपुरा में भी अपनाया, कई सारे अन्य राज्यों में भी ये फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया है। सीधे मैं चलता हूं यहां पर विजय मिश्रा जी के पास। विजय मिश्रा जी, माना मैंने कि पहली बात तो आपको ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी ने अपने आप को एक अच्छा विकल्प टीएमसी के सम्मुख रख दिया है बंगाल की जनता के सामने। और दूसरा, जब ममता और दीदी की कंपैरिजन होगा, चुनाव के वोट देते टाइम लोग करेंगे ममता जी का कंपैरिजन मोदी जी से, तब खुद कह रहे हैं प्रशांत किशोर की 25% लोग तो उनको भगवान जैसा मानने लगे हैं, तब तो दीदी मुश्किल में आ जाएंगी बंगाल के अंदर। ये मेरा कहना नहीं है, प्रशांत किशोर का कहना है। प्रशांत किशोर जी क्या बोल रहे हैं, मैं न्यूट्रल में बात कर रहा हूँ जो है। सर, आपके मुख्य रणनीतिकार हैं वो, और खुद दीदी उनको लेकर आई हैं, जिसके चलते आपकी पार्टी से कई नेता लोगों को विदा होना पड़ा। मैं बता रहा हूँ, प्रशांत किशोर जी बोले हैं। मेरा जो मेन प्रश्न है कि पूरी शक्ति बंगाल में किसी भी तरह बीजेपी की सरकार बनानी है, इसमें हर तरह के तमाम जितने भी भाजपा के केंद्रीय नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तमाम सरकारी तंत्र सारे लगा दिए गए हैं। क्यों? इसलिए लगाए गए हैं कि 2024 में अगर 2021 में ममता बनर्जी पुनः इनकी सरकार बनती है, इनके नेतृत्व में टीएमसी की सरकार बनती है, तो 2024 में दिल्ली के लिए बहुत बड़ा हेडक के रूप में खड़ी होंगी। 48 सीटों से कहां दिल्ली जीतने का सपना देख रहे हैं विजय मिश्रा जी? मैं बता रहा हूँ, विपक्ष की मतलब ये तो बीरबल की खिचड़ी हो गई। ये तो बीरबल की खिचड़ी बना दी आपने। दीपक जी मैं सुना है ना आपने बीरबल की खिचड़ी क्या होती थी? मोमबत्ती नीचे जल रही है और 2 किलोमीटर दूर खिचड़ी की हांडी रखी है और आपको लग रहा है पक जाएगी वो। 2021 में हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो फिर बोल दीजिए 2024 में ममता बनर्जी पीएम की कैंडिडेट है, ये भी डिक्लेयर कर दीजिए आज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन सारे विपक्ष जो अभी बिखरे हुए हैं उसमें जो है सारे विपक्ष इकट्ठा होंगे। सर, अभी इतने दिक्कत में ममता बनर्जी ने 15 लोगों को लेटर लिखा। कौन कौन आपके समर्थन में खड़ा हुआ, जरा नाम गिना दीजिए मुझे। 15 पार्टियों में कौन खड़ा हुआ आपके समर्थन में? हमारे समर्थन में सारे लोग हैं। केजरीवाल जी ने सपोर्ट किया, अखिलेश जी कर रहे हैं, तेजस्वी जी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं सपोर्ट। तो मतलब आपको लगता है ये प्रधानमंत्री के तौर पे भी सपोर्ट कर देंगे? दिल्ली में हेडक बन जाएंगी तो ये प्रधानमंत्री के तौर पर भी सपोर्ट कर देंगे, आप ये बता रहे हैं ना? दीपक जी अपने स्टेज जा रहे हैं, दाहिने और बाएं ना घूमे। आप बहुत अच्छे एंकर हैं और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं। विपक्ष जो है, विपक्ष को एकत्रित करने में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की अहम भूमिका रहेगी। यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा, पूरा देश देख चुका है, पूरा देश देख चुका है कि वो अपनी पार्टी को एकत्रित नहीं रख पाई, जो उनकी जिंदगी के सबसे क्रूशियल चुनाव हैं, और आपको लगता है विपक्ष को एकजुट कर लेंगी वो? सुनिए, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं दीपक। नहीं, मुझे इसका जवाब दे दिए ना। अपनी पार्टी को वो एकत्रित नहीं रख पाई, जो उनकी जिंदगी के सबसे क्रूशियल चुनाव है, और आपको लगता है एक थाली में वो 20-25 मेढकों को संभाल लेंगी? सुनिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि बीजेपी जो है यहाँ एक भूमिका बना रही है। आप इसको अदरवाइज न ले, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसमें है, आप अदरवाइज न ले। आपका मैं बहुत एक करता हूँ, आप मैंने कुछ है कि जो लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से लेकर के तमाम सरकारी तंत्र लगे हुए हैं एक हवा बनाने में, हवा जिसको बोला जाता है कि किसी भी तरह एक हवा बना दो। वास्तविकता धरातल पे वह नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सवाल ले लेता हूं डॉक्टर प्रसून से। डॉक्टर प्रसून, आपका हवा बना दिया गया है, जमीन पर आप कुछ नहीं है, और ममता बनर्जी तो 2024 में मोदी जी को चैलेंज करने वाली है, अगर प्लान भी तैयार है।
चुनावों का विश्लेषण करें, तृणमूल कांग्रेस को जिन लोगों ने सत्ता में लाया, जिन लोगों ने आंदोलन करके, जो सीपीएम के आतताइयों से मुकाबला करके जो तृणमूल को जिन लोगों ने सत्ता में लाया, आज वो हाशिए पर खड़े हैं। उनका दम घुट रहा था और उन्हें सांस लेने की जगह नहीं मिल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आज तृणमूल के अंदर जो गोष्ठी तंत्र है, जिस ढंग से गुटबाजी है, जितने जो लोग कल तक मारे फिर रहे थे, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सोने की चेन पहन करके घूम रहे हैं, क्योंकि कटमनी का पैसा उनके पास आया और डायरेक्ट सप्लाई किया। तो तृणमूल का जो कैडर है पिछले 4 जो दौर हुए उसमें उसने भी कहा है कि हम तो तृणमूल का पर्ची बांट रहे हैं, लेकिन आप लोग वोट करिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वो अपने ही नेताओं से इतने ज्यादा असंतुष्ट हो चुके हैं और रुष्ट हो चुके हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का, तो तृणमूल का जो कन्वेंशनल वोट बैंक है वो पहली बार खिसकने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पास आने जा रहा है, ऐसी रिपोर्टें आई हैं। दूसरी बात यह है कि इस तरह की जो थिएटर की राजनीति है, जो ऑप्टिक्स की राजनीति है, थिएट्रिक्स की जो राजनीति है, इससे जनता बहुत पहले ऊब चुकी है। पहले हो सकता है कि जनता को अपील करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो राष्ट्र की, देश की मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ने का मन बना चुकी, क्योंकि पिछले 70 सालों से या पिछले 50 सालों से यहाँ की जो जनता है, उन्होंने किसी राष्ट्रीय पार्टी का दामन नहीं थामा है। पहली बार वो बेचैन है विकास की मुख्य धारा में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के रूप में उसे एक सशक्त विकल्प मिला है और वो अपने आप को विकास की मुख्य धारा में एक नेशनल पार्टी को का दामन थामकर उसे समर्थन दे करके विकास की मुख्य धारा में अपने आप को सम्मिलित करना चाह रही है। तो इसीलिए जो तृणमूल कांग्रेस का जो कन्वेंशनल जो वोट बेस है, वो भी खिसक करके इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रहा है। जहां तक अल्पसंख्यकों के वोट का प्रश्न है, तो उसमें तो पहले से ही सेंधमारी हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। इसलिए उन्होंने एक तरह से सांप्रदायिकता के आधार पर उन्हें रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट का ही नहीं उल्लंघन किया, बल्कि इंडियन पीनल कोड का भी उल्लंघन किया, जैसा कि जो चुनाव आयोग ने अपना आदेश दिया उससे उल्लिखित होता है। तो इस तरह से एक पूरी तरह कंफ्यूजन और केओस की स्थिति है और कुछ लोगों का मानना है कि 2 मई के बाद हो सकता है कि तृणमूल पूरी तरह विघटित हो जाए, क्योंकि 2 लोगों तक सिमटते चली जा रही है। तो ठीक है, मैं सीधे एक सवाल की तरफ विजय मिश्रा का ध्यान ले जाना चाहता हूं। वाकई आपकी पार्टी के क्रिटिक्स यानी आलोचक ये कहते हैं कि ये पार्टी सिर्फ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की पार्टी रह गई है और कुछ साथ में उनके जो दरबारी या सिपा सलार है वो हैं। लेकिन मैं यहाँ से एक चीज और आपसे समझना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने अपनी एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था लेफ्ट हारी, लेफ्ट खत्म हो गई बंगाल से, कांग्रेस हारी, कांग्रेस खत्म हो गई बंगाल से। क्या वही हश्रम तृणमूल का देखेंगे अगर वो हार जाती है तो? क्योंकि आप लूज विकेट पर खड़े हुए विजय मिश्रा जी, आप माने या ना माने, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। मेरे सामने ना स्वीकारें, जब कैमरा बंद हो जाए तब स्वीकार लीजिएगा। मैं दीपक चौरसिया जी, दीपक जी, मैं सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत ऐसे कुछ नेता हैं जो हमारे टीएमसी से गए हैं भाजपा में, जो मंत्री भी रहे हैं। मैं आपको जो धरातल पे जो दिख रहा है कि वो जीतने की स्थिति में नहीं है। निखिल प्रसून जी जो भी बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। अभी भी बंगाल में लोग डर रहे हैं कि जो सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो सुविधाएं हमें दे रही है, भाजपा के अन्य राज्यों में जहां भाजपा का शासन है, वहां जो है इन लोगों ने सारी सुविधाओं को बंद करके, ये लोग जो है जैसे यहाँ हमारे यहाँ जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर तरह की स्कीम है। यहाँ अगर किसी भी व्यक्ति का देहांत होता है, अगर वो गरीब परिवार के हैं तो उनको 2000 रुपया दाह संस्कार के लिए सरकार देती है। यहाँ चिकित्सा निःशुल्क है, यहाँ शिक्षा 8वीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क है, हर तरह की सुविधा है। बच्चों को जूता से लेकर के तमाम महिलाओं को हर तरह के जो है सुविधाएं यहाँ की सरकार देती है। तो यहाँ के लोग अभी भी कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि भाजपा की सरकार आएगी, वोट देंगे, हम लोग 1.5 लाख रुपए देने का बंद कर दी जाएगी। ऐसी भैया जो आप दे रहे हैं उससे डबल ये प्रॉमिस कर चुके हैं विजय मिश्रा जी, उससे डबल ये प्रॉमिस कर चुके हैं। आपको ये भी समझना होगा। इसी सवाल का जवाब निखिल प्रसून से लेता हूँ। निखिल प्रसून जी, इनकी जो योजना है वाकई योजनाओं के अंदर दम है और इसीलिए शायद 10 साल इन्होंने शासन चलाया। अब क्या लगता है, आप इनकी योजनाओं का काउंटर दे पा रहे हैं? सस्ते दामों पर जो चावल और जो गेहूं मिल रहा है उसमें केंद्र सरकार का योगदान। हमारा संकल्प पत्र पढ़िए, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाओं, सबके लिए, युवाओं के लिए इतना कॉम्प्रिहेंसिव संकल्प पत्र आज तक शायद देश में पहली बार बना हो, और जिसमें आप 10-10 हजार दे रहे हैं, उसमें हम लोग लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए देने की बात कह रहे हैं।
हम लोग 10,000 रुपया किसान सम्मान निधि देने की बात कर रहे हैं, उसमें 6,000 में 4,000 जोड़ करके इसी तरह 25,000 करोड़ रुपए का तो हमारा जो हाईवे का प्रोजेक्ट अभी लागू हो रखा है, 20,000 करोड़ रुपए का तो कोलकाता का पुनर्निर्माण की बात है, 10,000 करोड़ रुपए का तो हमारा जो कादम्बनी गांगुली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, 3 नए एम्स बनाने हम लोग जा रहे हैं। और इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में सीटें बढ़ाने जा रहे हैं, हर एक जिले में जो है तो रोजगार सृजन करने के लिए अलग से सेल बनेगा, स्किल इंडिया की विभिन्न योजनाएं लागू होंगी। अब तो वो लोग जो है जो हमारे जो परिযায়ী श्रमिक हैं उनके लिए हर एक राज्य में अलग अलग सेल बनेगा। तो हम लोगों ने पूरे साइंटिफिक तरीके से जो हर जिले से जो एक्सपोर्ट किया जाएगा, चाहे आलू हो चाहे कोई अन्य प्रोडक्ट हो, वहाँ उसी को एक किसान सीधे विदेश में जाएगा उसका उपज। और इन सब योजनाओं के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, पूरी विकास आधारित संरचना। आप एक बार हमारा घोषणा पत्र जो कि संकल्प पत्र के रूप में उसे आप पढ़ लीजिए, मुझे लगता है कि आपको अपना जो आपने जो किया है वो तो कहीं टिकता ही नहीं है, क्योंकि हर योजना में तो कट मनी देना पड़ता था लोगों को। इस तरह से आपकी सारी योजनाएं सारे वादे खोखले साबित हुए। इसमें ठीक है, विजय मिश्रा और डॉक्टर निखिल प्रसून, मैं सीधे एक लाइन में जवाब चाहता हूं। धीरेन्द्र पुंडेर, आपको आज किसने इंप्रेस किया डिबेट में? विजय मिश्रा ने ज्यादा किया, डॉक्टर निखिल प्रसून ने किया? दोनों की डिबेट्स को मैं उसी तरह देख रहा हूं जैसे यहाँ चल रही है, और जनता को ये तय करना होगा। हम लोग शायद मेरे विचार से हम लोग सिर्फ साक्षी ही हैं इस डिबेट के भी, जैसे बाकी सब। डॉक्टर सुबीर दा, आप क्या कहेंगे? सुबीर दा, आप क्या कहेंगे? किसकी योजनाएं भारी हैं जनता के लिए? दोनों की योजनाएं सुन ली आपने। देखो यार, ऐसा है, विजय मिश्रा के बात में भी दम है और प्रसून के बात में भी दम है। मैं कभी ये हिंदू ट्रेडिशन हमारा है कि यार हम एब्सोल्यूट ट्रूथ में बिलीव नहीं करते हैं। देयर इज ट्रूथ हियर एंड देयर इज ट्रूथ देयर आल्सो। तो समझ, इसमें मैं एक चीज जल्दी से बोलता हूँ। जहां तक स्कीम का सवाल है, दीदी का भी स्कीम रहे हैं और बीजेपी ने भी स्कीम प्रॉमिस किया है। जो डिफरेंस वहीं पे होगा दीपक, जो अगर बीजेपी ये बता सकता है और यकीन दिला सकता है कि बिग टिकट इन्वेस्टमेंट बंगाल में आएगा, जिसके चलते बंगाली लड़कों को बैंगलोर जाना नहीं पड़े, ये डिसाइडिंग पॉइंट होगा कि अगर बीजेपी सही मायने में यहाँ पर चुनाव में वादों में, क्योंकि यहाँ दीदी बहुत कामयाब नहीं रहा है, वो सिंगुड़ और नंदीग्राम के बाद इनके साथ जल्दी से सुबीर रुकना पड़ेगा। इसका जवाब दीपक जी आपके सवाल का गालिब ने बहुत पहले दे दिया था। आपके इस सवाल का जवाब गालिब ने बहुत पहले दे दिया था। वादा न वफा करते, वादा तो किया होता। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरह से वादा करती रहेंगी, वफा कितनी होगी ये मेरे ख्याल से 2 तारीख के बाद देखा जाएगा। चलिए, वादा और वफा दोनों को हम समझेंगे, दोनों को हम देखेंगे और उसका लगातार विश्लेषण करते रहेंगे। रोज 5 बजे आपसे मिलेंगे बैटल ऑफ बंगाल में।